गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था मूल रोम। मैंने आपको बताया था कि पादपों में जल अवशोषण के लिए जो संरचना पाई जाती है, जो संरचना होती है उसे हम मूल रोम कहते हैं। मैंने यही बताया था कल आपको कि कौन से भाग में पाई जाती है। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जड़ जो होती है, जड़ की संरचना जो होती है, जड़ की संरचना में निम्न भाग जो है हम पाए जाते हैं, पढ़ते हैं सभी। ये सबसे नीचे जो क्षेत्र होता है इसे हम रूट कैप, ऐसे कहते हैं, मूल गोप, ठीक है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है ये वाला, इसे कहते हैं हम द्विध्रुवीय क्षेत्र। इसके ऊपर जो ये क्षेत्र पाया जाता है इसे बोलते हैं विवर्धन क्षेत्र। ये जो इसके ऊपर जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम परिपक्व क्षेत्र, ठीक है। मैंने आपको बताया था परिपक्व क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र से जो है ये रूट हेयर जो है वो निकलते हैं। परिपक्व क्षेत्र से रूट हेयर, परिपक्व क्षेत्र से निकलते हैं। इनकी ये पादप में महत्वपूर्ण अवशोषक अंग होते हैं। इनकी संख्या विभिन्न पादपों में, जो विभिन्न पादपों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आवर्तबीजी पादपों में इनकी संख्या जो है वो अनावर्तबीजी पादपों से अधिक पाई जाती है, अर्थात रूट हेयर जो है वो आवर्तबीजी पादप में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ अनावर्तबीजी पादपों में जो है कि ये अनुपस्थित भी होते हैं। जल निमग्न पादपों में रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि वहां जल अवशोषण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा पादप कैसे रहता है, जल निमग्न रहता है, ठीक है। इनकी लंबाई 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, ठीक है। इनकी लंबाई 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर की हो सकती है। जो मूल मूल में वृद्धि होगी तो पुराने मूल रोम जो है वो क्या होते हैं, नष्ट होते जाते हैं और नए मूल रोम जो है वो बनते जाते हैं, ठीक है। मूल रोम की जो भित्ति होती है वो 2 स्तर की बनी होती है। बाह्य स्तर पैक्टिन का बना होता है और आंतरिक स्तर जो होता है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। ये जो मूल रोम की जो भित्ति होती है ये विलेय और विलायक दोनों के लिए पारगम्य होती है। इसकी जो भित्ति होती है ये विलेय तथा विलायक दोनों के लिए कैसी होती है, पारगम्य होती है, दोनों के लिए पारगम्य होती है। अर्थात जो है इसके अंदर से विलेय और विलायक दोनों जो है वो आसानी से बाहर आ जा सकते हैं। मूल रोम कोशिकाओं में अगर हम देखें कि जल के अणुओं को मार्ग क्या है, मूल रोम कोशिकाओं में जल के अणु जो है कैसे गति करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद समझाऊंगा। सबसे पहले मूल रोम से ये जाते हैं बल्कुट कोशिकाओं में, बल्कुट कोशिकाओं से ये जाते हैं परिरंभ में, और ये जाते हैं अंतःत्वचा, जाते हैं ये परिरंभ में, और यहां से जाते हैं ये जाइलम में, ठीक है। अर्थात जो है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मूल रोम क्या करती हैं, जल के अणुओं का अवशोषण करती हैं। जल के अणुओं का अवशोषण करने के बाद ये जल के अणु बल्कुट कोशिकाओं में पहुंचते हैं। बल्कुट कोशिकाओं में अंतःत्वचा से परिरंभ से होते हुए ये जाइलम में पहुंचते हैं। अब देखिए अवशोषण होता कैसे है। होता क्या है, जब जल के अणु, मूल रोम की कोशिकाएं जल के अणुओं को अवशोषित करती हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टीपी बढ़ जाता है। ये मैंने आपको बताया है कि भाई कैसे क्या होता है, जब जल के अणुओं को कोशिकाएं अवशोषित करती हैं तो टीपी बढ़ जाता है, स्फीत हो जाती है। कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है, ठीक है। स्फीत हो गई तो क्या हो गया, डीपीडी कम हो गया।
ठीक है। जैसे ही टीपी बढ़ा डीपीडी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जल अब इससे जो आगे वाली कोशिकाएं जो है, मूल रोम की आगे वाली कोशिकाएं जो है, उनका डीपीडी जो है वो अधिक होता है। मूल रोम की आगे वाली कोशिकाओं का डीपीडी अन्य कोशिकाओं का डीपीडी अधिक। मैंने आपको बताया था कि डीपीडी अधिक है, इसका मतलब डीपीडी गति होती है, डीपीडी की जो गति होती है वो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की होती है। मैंने बताया, आपको ध्यान रखिए डीपीडी की गति कैसे होती है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की होती है। तो ये जो मूल रंग कोशिकाएं जो है, इस कोशिका से जल जो है वो अन्य कोशिकाओं में पहुंच जाता है, पहुंच गया। अब क्या होगा, वहां से ये जल, अब चूंकि बल्कुल कोशिकाओं का डीपीडी अधिक इसका बल्कुल कोशिकाओं का, तो ये जल का जो है जल कहां जाएगा, आपका बल्कुल कोशिकाओं में जाएगा। अब अंतःस्रावी कोशिकाओं का क्या है, डीपीडी अधिक है, डीपीडी अधिक, तो ये कहां जाएगा, अंतःस्राव में आ जाएगा। लेकिन अंतःत्वचा जो होती है उस पर कैस्पेरियन पट्टिकाओं का जमाव पाया जाता है, कैस्पेरियन पट्टिकाओं का जमाव होता है। कैस्पेरियन पट्टिका का जमाव होने के कारण ये क्या होती है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कोशिकाओं पर कैस्पेरियन का जमाव नहीं पाया जाता, नहीं, ठीक है। अब जिन पर जमाव नहीं पाया जाता, इन कोशिकाओं को कहते हैं मार्ग कोशिकाएं। क्या कहते हैं, मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। इन मार्ग कोशिकाओं के माध्यम से जल कहां जाएगा, आपका परिणाम कोशिकाओं में आ जाएगा। परिणाम कोशिकाओं अंतःस्राव के माध्यम से परिणाम कोशिकाओं में जाएगा, और परिणाम कोशिकाओं से जल जो कहां जाएगा, जाइलम कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि जाइलम जो है वो जल के परिवहन के लिए पादप में मुख्य भाग होता है, अर्थात जल का जो परिवहन करता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। तो कैसे आया, आप एक बार समझ लीजिए। मूल रोम कोशिकाओं का डीपीडी, मूल रोम कोशिकाओं का डीपीडी या कोशिका रस का डीपीडी किससे अधिक होता है, ठीक है। और जो हमारा जल है भूमि के अंदर, केसी का रस दिया है, उसे कहते हैं अपन क्या, कौन सा, केसी का जल, ठीक है। उसका डीपीडी क्या होता है, कम होता है। तो यहां से जल कहां आ गया, आपका मूल रोम में आ गया। मूल रोम अन्य कोशिकाओं में डीपीडी अधिक है, तो ये कहां चला जाएगा, अन्य मूल रोम कोशिकाओं में चला जाएगा। वहां से ये बल्कुल कोशिकाओं में स्थित हो जाएंगी। स्थित होने के बाद अंतःस्रावी कोशिकाओं में डीपीडी बढ़ जाएगा। यहाँ डीपीडी बढ़ेगा तो ये जल कहां जाएगा, अंतःस्राव में चला जाएगा। किन कोशिकाओं के माध्यम से, मार्ग कोशिकाओं के माध्यम से, परिणाम कोशिकाओं से होता हुआ, और ये जाइलम कोशिकाओं में पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो है क्या करता है, जल का परिवहन का कार्य करता है। चूंकि जाइलम की केवल जाइलम तंतुओं को, जाइलम मृदुतक को छोड़ करके जाइलम के तीनों अन्य भाग जो होते हैं वो मृत होते हैं। कैसे होते हैं, मृत। आपको पता होना चाहिए जाइलम के 4 भाग, आप सेकंड में पढ़ा है, जाइलम के 4 भाग और फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। जाइलम में कौन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं, वाहिकाएं, जाइलम में से और जाइलम मृदुतक, ठीक है। यहां पर केवल जाइलम मृदुतक को छोड़ करके जाइलम के तीनों भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मृत होते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका मूल कोशिकाओं में जल के अणुओं का मार्ग, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे मुंच, कौन से साइंटिस्ट थे, मुंच। देखिए मुंच ने क्या किया, 2 मार्ग सुधारे, जल परिवहन के मुंच ने 2 मार्ग सुधारे। कौन कौन से, एक तो सिंप्लास्ट क्षेत्र, एक एपोप्लास्ट क्षेत्र, ठीक है। मुंच के अनुसार जल के मार्ग, मुंच के अनुसार जल के मार्ग। देखिए नंबर 1 है आपका एपोप्लास्ट और नंबर 2 है सिंप्लास्ट।
एक तो है एपोप्लास्ट, एक है सिम्प्लास्ट, एक है सिम्प्लास्ट। ठीक है, देखिए एपोप्लास्ट मार्ग होता है वो जो एपोप्लास्ट मार्ग में जो मार्सो परिवहन होता है वो निर्जीव कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्जीव कोशिकाओं के द्वारा, निर्जीव कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, सिम्प्लास्ट जो होता है वो जीवित कोशिकाओं का, जीवित कोशिकाओं के द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर उसका प्लाज्मोस्टोमेटा, प्लाज्मोडस्टोमेटा जीव तंतु जो होते हैं उनके द्वारा जो है वो जल का परिवहन होता है। ठीक है, ये जो है चूंकि देखिए इस मार्ग में निर्जीव कोशिकाओं के माध्यम से जो अवशोषण होता है वहां पर क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और जब जीवित कोशिकाओं के माध्यम से परिवहन होता है तो वहां पर प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, अंतःस्चर मैंने आपको पहले बताया था, अंतःस्चर की कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिकाओं का जमा होता है। ठीक है, जिससे क्या करती है? मार्ग को क्या करती है? अवरोधित करती हैं। उस समय जल का परिवहन जो होता है वो पारकला परिपथ के द्वारा होता है। तो एक और परिपथ आ गया इसमें, नंबर तीसरा है पारकला परिपथ। कौन सा? ये कब होता है? मैंने अभी बताया था आपको कि जब अंतःत्वचा की कोशिकाओं में, इसमें अंतःत्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिकाओं का जमा होता है तो क्या होता है? वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उस समय जल का परिवहन होता है वो पारकला परिपथ, जो उसकी भित्ति होती है उसके द्वारा जो परिपथ होता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी जो जल का परिवहन होता है वो रिक्तिकाओं के द्वारा होता है, रिक्तिकाओं के, रिक्तिकला परिपथ, रिक्तिका परिपथ, रिक्तिकाओं के द्वारा जब मार्ग जल का होता है, जल का परिवहन होता है उसे हम रिक्तिका परिपथ कहते हैं। इसको मैं एक छोटी डायग्राम से आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे माध्यम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। देखिए ये मान लीजिए कोई परिपथ है, यहाँ पर ये पट्टिकाएं जो है वो उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जीव द्रव्य है, ठीक है, यहाँ पर ये
इसको कहते हैं, यहाँ लिखी हुई सेल वॉल, ये आपका पुस्तिका, ये साइटोप्लाज्म, ये आपका, अब देखिए इसमें दो मार्ग हैं आपके, एक तो है एपोप्लास्ट मार्ग और एक है आपका सिम्प्लास्ट मार्ग, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला जो निशान जा रहा है, ये इसको कहते हैं अपन एपोप्लास्ट मार्ग, ठीक है। आपका ये जो जा रहा है ये है सिम्प्लास्ट, आपकी ये जो स्थिति है ये है रिक्तिकाओं के द्वारा, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिए, जल अगर इस तरह से इसमें निर्जीव कोशिकाओं से माध्यम से जा रहा है तो ये कहलाता है आपका एपोप्लास्ट मार्ग। क्या कहलाता है आपका? एपोप्लास्ट मार्ग। अगर ये आपका प्लाज्मोस्टोमेटा अन्य जीव तंतु के माध्यम से जा रहा है तो इसे कहते हैं हम सिम्प्लास्ट मार्ग। कौन सा कहते हैं? सिम्प्लास्ट मार्ग कहते हैं। और रिक्तिकाओं के माध्यम से जो परिवहन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका परिपथ कहते हैं। कभी कभी जब केस्ट्रीय पट्टिकाओं का जमा होता है त्वचा पर तो कभी पार्कला के द्वारा भी क्या होता है? जल का परिवहन होता है। तो आज हमने जल का परिवहन मूल के अनुसार दो प्रकार से, नंबर एक आपका सिम्प्लास्ट मार्ग और नंबर दो एपोप्लास्ट मार्ग। मूल में कोशिकाओं के में जल का जो मार्ग है वो साइंटिफिक चार प्रकार से होता है। मूल वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा? नंबर एक एपोप्लास्ट, नंबर दो सिम्प्लास्ट, पार्कला परिपथ और रिक्तिका परिपथ, ठीक है। उसके बाद जल अवशोषण की जो क्रिया विधि आती है वो दो प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। जल अवशोषण की क्रिया विधि जो है वो दो प्रकार की है, एक है सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा है निष्क्रिय जल अवशोषण। ये क्रैमर ने सुझाया था। किसने सुझाया था? क्रैमर ने जल अवशोषण की क्रिया विधि, जल अवशोषण की क्रिया विधि क्रैमर ने, साइंटिस्ट थे क्रैमर ने दो प्रकार की बताई। नंबर एक निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण, और नंबर दूसरा है आपका सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।